देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शेयर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, जो इशू ऑफ शेयर्स होता है ना, वो इशू ऑफ शेयर्स में जो शेयर्स है ना, वो क्या है? वो इक्विटी है। ठीक है, अब हम चैप्टर कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स नहीं है खाली, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रिडम्पशन ऑफ शेयर का मतलब क्या? क्योंकि जहाँ शेयर लिखा मिलेगा ना आपको, ओनली शेयर, उसका मतलब ये माना जाएगा कि वो क्या है? वो इक्विटी है। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम कर रहे हैं, इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। अब मैंने जब शेयर का चैप्टर कराया था ना, तो उसके अंदर आपको शेयर्स के टाइप्स बताए थे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर्स के भी बहुत सारे सब टाइप्स बताए थे, जैसे पार्टिसिपेबल। ठीक है, उसके बाद रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेट तो हो गया। उसके बाद मैंने आपको, उसके बाद देखो, अब यहाँ पे प्रेफरेंस इंग्लिश का वर्ड है ये। प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता देना। जैसे भाई टू टाइप्स शेयर है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो जिस टाइम कंपनी वाइंड अप होगी या जब पैसे चुकाने का बात आएगी, तो उस टाइम क्या करेंगे? प्रेफरेंस का मतलब समझ गए ना, प्राथमिकता देना। पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? नाम से ही क्लियर है, इनका पहले पैसा चुकाना पड़ेगा अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है। ठीक है, और वाइंड अप के टाइम कंपनी के पास 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख अमाउंट है। ठीक, अगर 1 लाख रुपए है कंपनी के पास और कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है 50,000, 50,000 नहीं 60,000 मान लो। ठीक है, 60,000 पेमेंट करना है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है 80,000। ठीक है, तो इस कंडीशन में से सबसे पहले 60,000 अमाउंट पेमेंट किया जाएगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद बचे कितने? 40 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा, और हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब जो है ना, जब कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, तो इसके रूल अलग अलग होते थे। प्रेफरेंस शेयर को हम इशू कर सकते थे कितने भी टाइम का। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं। उसके अंदर क्या क्या है, इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को, अब कोई भी कंपनी है ना, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू कर सकती है। यानी 20 साल के लिए ही हम उसको क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रिटर्न्स ऑफ शेयर मनी टू द शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और शेयर विच कैन बी रिडीम बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि कंपनी एक है, एक तो हमने बताऊं एक बात की थी, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल। अब इससे क्लियर हो रहा है, देखो खुद ही कंपनी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो हम इशू ही नहीं कर सकते, तो वो मामला तो साइड में गया। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिसका हमें पेमेंट करना हो, और उसमें भी एक शर्त है, कंडीशन है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हम 20 ईयर्स तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। यानी अगर 2020 में हमने इशू किया, तो 2040 में हमें पेमेंट करना पड़ेगा भाई उसका, शेयर होल्डर्स का। ठीक है, उससे ज़्यादा का हम नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है? हाउएवर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कैन इशू प्रेफरेंस शेयर बियॉन्ड 20 ईयर्स बट नॉट बियॉन्ड 30 ईयर्स। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, कोई डैम बनाने की कोई कंपनी है। ठीक है, पार्क बनाने की कोई कंपनी है। ठीक है, इस तरह की रेलवे ट्रैक बिछाने की कोई कंपनी है। तो इस तरह की अगर कोई कंपनी है ना, वो इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर। कितने साल का? 30 ईयर्स तक का।
30 ईयर्स तक का वो इशू क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर। वैसे रूल क्या है, रूल ये है कि 20 ईयर्स तक का है, बट एक्सेप्शन केस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी इशू कर सकती है 30 ईयर्स तक, वो 30 से ज़्यादा नहीं करेगी, यानी 10 ईयर्स का उसको। सेक्शन 55 के अंदर कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी अगर हमें रिडीम्शन करना है प्रेफरेंस शेयर का, यानी अगर हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है ना, तो हमें कुछ सेक्शन 55 के अंदर रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। वो रूल रेगुलेशन फॉलो कौन से हैं, एक तो कंपनी फुली पेड अप शेयर को रिडीम करेगी, प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप होना चाहिए। फुली पेड अप और पार्टली पेड अप में अंतर मैंने बताया है ये आपको, कि फुली पेड अप का मतलब होता है जैसे 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये ही पेमेंट कर दिए, 10 रुपये का शेयर कंपनी ने 8 रुपये मंगाए हैं, तो वो हो गया पार्टली पेड अप, यानी उसको 2 रुपये अभी और मंगाने हैं। तो पार्टली पेड अप शेयर्स जो होते हैं ना, उनको हम क्या नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। उनको रिडीम आपने तभी करना पड़ेगा, पहले उसको फुली पेड अप करो, फुली पेड अप करने के बाद ही हम उसको पेड कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इशू, such shares can be redeemed either out of the profit of the company which would otherwise be available for dividend. Second, out of proceeds of fresh issue of shares made for the purpose of redemption. भाई इस तरह के जो शेयर्स है ना, हम रिडीम करने के लिए हम दो तरीके का कंडीशन कर सकते हैं। कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट अवेलेबल है तो उससे, या फिर कंपनी नए शेयर इशू कर ले और उससे जो पैसा आएगा ना उसका पेमेंट कर दे रिडीम्शन। बोथ सोर्सेज कैन बी यूज साइमल्टेनियसली। दोनों, जैसे भाई हमें 1 करोड़ का पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, 60 लाख के तो हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े थे, उसमें से कर दिया, ठीक है, और 40 लाख के हमारे पास नए शेयर इशू कर दिए, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन ऑफ रिजर्व, CRR जिसको बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए सेक्शन 55 के अंदर कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है। पहला, फुली पेड अप होना चाहिए, आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इशू, हम प्रॉफिट में से कर सकते हैं, नए शेयर इशू कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हमें, आपने डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व था DRR, जिसका दूसरा नाम था सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हम बात करेंगे उसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वेयर शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, a sum equal to the nominal amount of the shares redeemed must be transferred to reserve account styled as capital redemption reserve. This provision is made with a view to prevent the profits from being used for any other purpose such as declaration of dividends, redemption of debenture, etc. However, capital redemption reserve can be utilized for the issue of fully paid up bonus shares to the shareholders of the company. ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कंपनी को बनाना यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि एकदम हमारा ये ना लगे कि पैसा हम अपने प्रॉफिट्स में से जरा सी अमाउंट हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे, और जब उनका पेमेंट करना होगा ना तो वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो हमारा बना है, इससे कंपनी पर कोई बर्डन नहीं आता कैपिटल के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कैपिटल सेम ही रहेगी, कोई बर्डन नहीं पड़ता, ओवर बर्डन नहीं पड़ता, और वो पैसा इकट्ठा हो जाता है और उसको पेमेंट कर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं जब डिबेंचर्स का पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ना, जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अपने आप तो बनेगा नहीं। अब देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर प्रॉफिट अपने आप तो आ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, या कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी तो रिजर्व बनेगा। हम प्रॉफिट में से भी तो रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं ना, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं ना रिजर्व में। तो भाई कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, profits not available for dividend,
अब देखो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम दीज प्रॉफिट्स। ये कुछ मैं आपको प्रॉफिट्स बताऊंगा, ठीक है, या कुछ कंडीशंस बताऊंगा, कुछ रिजर्व्स बताऊंगा जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसके अंदर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। जैसे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। सेकंड, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, रिजर्व फंड को कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को कर सकते हैं, इंश्योरेंस फंड को कर सकते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कर सकते हैं, वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड और वॉलंटरी डिवेंचर रिडम्पशन फंड। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनको हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा तो आप ये वाले जो जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो याद ना रख के आप क्या करो, वो याद रख लो जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, उनको छोड़ के जितने भी फंड है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कौन से नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये 5 तरह के फंड कह लो या रिजर्व है जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसके अंदर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। अदरवाइज जितने भी फंड है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसके अंदर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। उसके लिए हम छोटी छोटी अमाउंट उसमें हर साल प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे, और जब प्रेफरेंस को रिडीम करने का टाइम आएगा उन शेयर्स को, तब उस अमाउंट में से हम पैसा निकाल के उसका शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, छुट्टी। अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या बात करेंगे हम, इसमें कुछ स्टेप वाइज बातें हैं। स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो 5 स्टेप में काम करेंगे इसमें। भाई पहला जो स्टेप है वो उसमें ये बोल रहा है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स, एनी ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स है ना जो उनको रिडीम करना है हमें, उसके लिए हमने क्या कर लिया, नए शेयर इशू कर लिए। और सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने इशू ऑफ शेयर्स किए थे, ठीक है, इशू ऑफ शेयर किए थे तो एंट्रीज मैंने करवाई थी कंप्लीट। जब एंट्रीज मैंने कंप्लीट उसमें करवाई थी तो बिल्कुल सेम एंट्री होंगी। जब अमाउंट आती है हमारे पास तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, एक्सेस अमाउंट आ गई तो उसको पेमेंट कर वापस कर दो, ठीक है। एक्सेस अमाउंट इस वाली कंडीशन में होगी नहीं क्योंकि हम ओवर सब्सक्रिप्शन तो हमने कहाँ पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था। तो व्हेन न्यू शेयर आर इशूड एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशनल अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर उसको ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस जो कैपिटल, जो ये कैपिटल आई है ना, इससे हम क्या करेंगे, इस कैपिटल से जो पैसा आया हमारे पास उसको उससे पेमेंट कर देंगे हम किसका, शेयर होल्डर्स का। कौन से शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। अब जब अगर नए शेयर हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे तो इशू कर नहीं सकते, तो सेकंड जो बचा वो प्रीमियम पे अगर इशू किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक प्रॉफिट है, इसलिए। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या आएगा, स्टेप सेकंड के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है हमारे पास या फिर सरप्लस है या कोई भी रिजर्व्स है, उसको हम प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि जब हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, वो प्रेफरेंस शेयर हमने जब इशू किए थे, अब हमें उनको रिडीम करना है। और जब अगर रिडीम करना हो प्रीमियम पे,
भाई 100 रुपये का शेयर हमने इशू किया था, हमारे पास 100 रुपये आए थे, लेकिन हमने वादा किया था कि ये जो शेयर है ना हम 10% प्रीमियम पे क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। अब हम जब पेमेंट करेंगे ना तो 100 रुपये का तो पेमेंट करना ही है, प्लस 10 रुपये का और करना है, क्योंकि एट द टाइम जब हमने इशू किए थे तो हमने ये बोला था कि हम इसको रिडीम करते वक्त मतलब ये रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पे। तो यानी जब इशू किए थे वो 100 रुपये में किए थे, अब पेमेंट करना पड़ेगा तो 110 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना है ना उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो भाई अब उसका वो भी उसके पास भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना पैसा। वो पैसा हम कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर भाई हमारे पास अगर कोई रिज़र्व पड़ा है तो रिज़र्व से ले लेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम सारे शेयर को इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर वो सॉरी प्रीमियम पे, ये तो नहीं है, हम एट पार पे भी तो कर सकते हैं। अगर हमने एट पार पे किया तो हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होगा नहीं, तब हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में, कोई सरप्लस पड़ा होगा उससे या कोई भी रिज़र्व पड़ा होगा। अगर हमने ये सोने पे सुहागा बात हो जाएगी कि अगर हमने जो प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर जो के लिए जो नए शेयर इशू किए हैं ना, अगर वो प्रीमियम पे किए हैं तो वो प्रीमियम काम आ जाएगा। तो इसलिए एक एंट्री आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने अभी जस्ट आपको एक बात बताई कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे हम। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो बनेगा, अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में मैंने आपको 5 फंड्स बताए थे या रिजर्व्स बताए थे जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। इसके अलावा जितने भी आए थे वो आप कर दो, वो भी मैंने 7-8 बताए थे। कौन कौन से बताए थे, रिजर्व फंड बताया था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, बहुत सारे बताए थे। तो जनरल तो इसमें हम एंट्री क्या करेंगे, सरप्लस अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर अदर रिवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये स्टेप 3 हो गया। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, उन बंदों के लिए पैसे का अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया। किन बंदों के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। अब बात आएगी पेमेंट करने की। अब पहले तो पेमेंट करने से पहले ड्यू करेंगे। अब ड्यू करेंगे, कैसे ड्यू करते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री किसकी आ गई, ये एंट्री आ गई ड्यू करने की, यानी हमें पेमेंट करना है ना, पहले ड्यू करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको प्रीमियम पर ही रिडीम करना है। अगर प्रीमियम पर रिडीम नहीं करना है तो एंट्री ये आ जाएगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है। अब इनका लास्ट में फाइनल जो बात आएगी वो करनी है पेमेंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक का मतलब है भाई पैसा हमने पेमेंट कर दिया, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।